क्या सबको एक जैसी सुविधाएं देना ही न्याय है, या फिर न्याय का मतलब कुछ और है? आज हम यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस के बहाने भारत के हायर एजुकेशन में इसी बड़े सवाल को खंगालेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे संविधान, समाज और इंसाफ की हमारी समझ से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी चर्चा को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इक्विटी और इक्वालिटी में फ़र्क क्या है। फिर हम चलेंगे भारत के ऐतिहासिक रिजर्वेशन मॉडल की तरफ। इसके बाद नज़र डालेंगे एक नए अप्रोच पर जो अब सामने आ रहा है, और फिर बात करेंगे उस बहस की जो आज सबसे ज़्यादा गर्म है। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य का रास्ता क्या हो सकता है। अच्छा, इस पूरी बहस को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो शब्दों को समझना होगा। ये शब्द हैं इक्विटी और इक्वालिटी। सुनने में एक जैसे लगते हैं और अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर इनके मतलब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब तक हम ये फ़र्क नहीं पकड़ेंगे, हम इस पूरी पॉलिसी की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, ये स्लाइड इस पूरी बहस का निचोड़ है। बाईं तरफ है इक्वालिटी, यानी समानता, मतलब सबको एक बराबर बॉक्स दे दिया, चाहे किसी को उसकी ज़रूरत हो या न हो। और दाईं तरफ है इक्विटी, यानी निष्पक्षता। यहाँ हर किसी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से मदद दी गई है ताकि सब एक ही लेवल पर आ सकें। तो एक है सबको बराबर समझना, और दूसरा है सबके साथ निष्पक्ष होना। और सच पूछिए तो भारत की एजुकेशन पॉलिसी में यही सबसे बड़ी खींचतान है। अब एक सवाल उठता है, क्या समाज में किसी भी तरह की असमानता यानी इनइक्वालिटी सही हो सकती है? मशहूर फिलोसोफर जॉन रॉल्स इस पर एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं, हाँ, हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। शर्त ये कि उस असमानता से समाज के सबसे कमज़ोर, सबसे पिछड़े लोगों का भला हो रहा हो। मतलब असली न्याय यही है कि जो लोग दौड़ में सबसे पीछे रह गए हैं, उन्हें सबसे पहले देखा जाए। तो फिर भारत ने इस फिलॉसफी को कि जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाओ, असल जिंदगी में कैसे उतारा? इसका जवाब है हमारे संविधान में आरक्षण के मॉडल के जरिए। यही वो मॉडल है जिसे हम स्ट्रक्चरल जस्टिस की बुनियाद कह सकते हैं। और इस मॉडल के पीछे जो सबसे बड़ी सोच थी, वो थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। देखिए, उनके लिए एजुकेशन सिर्फ डिग्री या नौकरी पाने का जरिया नहीं था। वो इसे एक हथियार मानते थे, एक ऐसा हथियार जो सदियों की सामाजिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकता था। उनका साफ मानना था कि बिना शिक्षा के सामाजिक आज़ादी मिल ही नहीं सकती। तो सवाल ये है कि ये मॉडल काम कैसे करता था? ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, बल्कि इसके लिए बाकायदा पॉलिसीज बनाई गईं, जैसे हायर एजुकेशन में एससी, एसटी और ओबीसी ग्रुप्स के लिए कोटा तय किया गया। एडमिशन के लिए उम्र और मार्क्स में भी कुछ छूट दी गई, स्कॉलरशिप दी गई। मतलब हर वो कोशिश की गई जिससे वो समुदाय जिन्हें सिस्टम ने सदियों तक बाहर रखा, कम से कम यूनिवर्सिटी के गेट तक तो पहुंच जाएं। सारा का सारा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, एक्सेस, यानी पहुंच। और ये मॉडल एक्सेस देने में, यानी लोगों को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में काफी हद तक कामयाब भी हुआ। लेकिन फिर एक ज्यादा बड़ा और मुश्किल सवाल सामने आकर खड़ा हो गया। सवाल ये था कि क्या किसी को सिर्फ दरवाजे के अंदर ले आना काफी है? क्या एडमिशन मिल जाने का मतलब ये है कि उस स्टूडेंट को कामयाबी भी मिल जाएगी, उसे वहां अपनेपन का एहसास होगा? बस इसी सवाल ने पॉलिसी मेकर्स को सोचने पर मजबूर किया कि एडमिशन के बाद क्या होता है। इस मुश्किल को समझने के लिए एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, पियरे बोर्दियू। उन्होंने एक कमाल का कॉन्सेप्ट दिया, सिंबॉलिक कैपिटल। अब ये क्या है, इसे ऐसे समझिए कि ये वो दौलत है जो पैसों में नहीं गिनी जाती, जैसे बोलने का खास लहजा, उठने बैठने का तरीका, या ये जानना कि सिस्टम में किससे कैसे बात करनी है। ये कैपिटल अक्सर उन स्टूडेंट्स के पास पहले से होता है जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, और जिनके पास ये नहीं होता, उनके लिए ये चीज़ें एक अनदेखी दीवार बन जाती हैं। और ये टेबल ये इस पूरे सोच के बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाता है। देखिए, पहले फोकस था ग्रुप पर, जाति पर। अब फोकस हो गया है मल्टी डायमेंशनल, यानी जेंडर, डिसेबिलिटी, सब कुछ। पहले लक्ष्य था सिर्फ एक्सेस, यानी दाखिला दिलाना। अब लक्ष्य है रिटेंशन और सक्सेस, यानी स्टूडेंट टिके भी और कामयाब भी हो। पहले फिलॉसफी थी रिप्रेजेंटेशन की, अब है कैपेबिलिटी एक्सपेंशन की, जो कि अमर्त्य सेन का आइडिया है। मतलब सिर्फ मौका मत दो, बल्कि ऐसी मदद दो कि इंसान अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच सके। तो यहीं से शुरू होती है असली बहस। इस टकराव की जड़ में दो बातें हैं। एक तरफ है
आरक्षण, जो एक संवैधानिक अधिकार है, और दूसरी तरफ है सबको साथ लेकर चलने का एक नया और ज्यादा बड़ा आइडिया। तो जब ये दोनों विचार आमने सामने आते हैं तो क्या होता है? अब जो लोग इस नए मॉडल को सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि ये एक ज्यादा हमदर्द और बेहतर तरीका है। उनका तर्क है कि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ जाति की वजह से ही पीछे नहीं रहता, वो जेंडर, डिसेबिलिटी या अपनी आर्थिक हालत की वजह से भी पीछे रह सकता है। इसीलिए ये नया मॉडल हर तरह के डिसएडवांटेज को देखता है और हर स्टूडेंट को कामयाब होने के लिए मेंटरशिप और सपोर्ट देने की बात करता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं वो एक बहुत जरूरी सवाल उठा रहे हैं। उनका डर ये है कि सबको साथ लेकर चलने की इस कोशिश में कहीं हम उस खास ऐतिहासिक अन्याय को तो नहीं भूल रहे जिसके लिए आरक्षण बनाया ही गया था। मतलब जाति का जो मुद्दा था, कहीं इक्विटी की इस बड़ी बड़ी बातों में वो असल मुद्दा ही गुम ना हो जाए। ये एक बड़ा खतरा है। तो अब सवाल ये है कि क्या हमें इन दोनों में से किसी एक रास्ते को चुनना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है जहां हम दोनों की अच्छी बातों को मिलाकर आगे बढ़ सके। एक रास्ता ये हो सकता है कि हम एक मिला जुला फ्रेमवर्क तैयार करें। इसमें क्या क्या हो सकता है? पहला, अंबेडकर की सोच के मुताबिक आरक्षण को एक संवैधानिक कवच के तौर पर बनाए रखा जाए। दूसरा, रॉल्स की बात याद रखते हुए ये पक्का किया जाए कि सिस्टम का फायदा सबसे कमजोर तबके तक पहुंचे। तीसरा, अमर्त्य सेन के आइडिया की तरह हर स्टूडेंट को उसकी काबिलियत निखारने के लिए पूरा सपोर्ट दिया जाए। और चौथा और सबसे जरूरी, बोर्डों की बात को ध्यान में रखते हुए सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नियम ना बनाएं, बल्कि पूरे के पूरे कैंपस के कल्चर को ही बदले, ताकि वो सच में सबके लिए अपना सा लगे। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सवाल सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी का नहीं है, ये सवाल है कि एक न्यायपूर्ण समाज कैसा होता है। सवाल यह है कि कोई भी समाज अपनी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी और आज के हर इंसान की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लक्ष्य के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकता है। शायद इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और इसकी तलाश आज भी जारी है।